हम्म। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर वी.के. सजान सर हैं, जो कि प्राकृतिक खेती पर काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं और इसको काफ़ी प्रमोट करने के लिए भी सर का काफ़ी योगदान रहा है। और इसी क्रम में हमारे जो भारत देश के नीति निर्माता है, वो भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते थे कि इसी क्रम में जैसे कि हमारे जो किसान बंधु हैं, ये भी प्राकृतिक खेती पर काम करना चाहते हैं और ये लोग कुछ शुरुआत करने के बाद फिर किन्हीं कारणोंवश इसको छोड़ करके पीछे भी हट जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, इसमें क्या ऐसा ड्रॉबैक है, क्या ऐसी परेशानी है जो ये किसान इसको नहीं अपना पाते, किन्हीं कारणोंवश इनको फिर से रासायनिक खेती पर जाना पड़ता है। तो इस पर सर थोड़ा आपका प्रकाश चाहते थे हम लोग सर। देखो, क्या है कि देश के किसानों को किसी ज़माने में हमारे देश में, मतलब चूँकि मेरी भी याददाश्त है कि मेरे गांव में, मेरे यहाँ रबी के सीज़न में, खरीफ में तो ज्वार बाजरा उर्द मूंग अरहर बोई जाती थी, और रबी के सीज़न में एक बिजरा होता था जिसमें चना और जौ का मिक्सचर होता था। चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, ये फसलें होती थीं। गेहूं का एरिया ज़्यादा था नहीं, कैनाल इरिगेशन में कुछ लोग थोड़ा मोड़ा गेहूं करते थे। तो बिना पलेवा के, बिना सिंचाई के पहले फसलें होती थी। प्रोडक्शन, कोई संदेह नहीं है कि 1950-60 के दशक में उत्पादन मेरे देश का कम था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो खाद्य समस्या के निदान के लिए उन्होंने देश के कृषि वैज्ञानिकों से, नीतियों से आह्वान किया, आम जनमानस से अपील की भी भाई हमको खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। तो मरता क्या न करता, उस समय की ज़रूरत थी और बहुत सही हुआ। जो कुछ हुआ बहुत सही हुआ। हमारा देश 1960 से हरित क्रांति प्रारंभ हुई और हम 1990 के दशक में आत्मनिर्भर हो गए। 1960 में मेरे देश का टोटल खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था, जो 30 साल के बाद बढ़ करके 190 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस बीच जो हरित क्रांति के जो कार्यक्रम थे, जैसे फर्टिलाइज़र था, यांत्रिक मैकेनाइजेशन था, इरिगेशन था, उन्नतशील प्रजातियां थीं, बाद में हाइब्रिड भी आ गईं, कृषि रक्षा रसायन थे। तो 1990 के बाद लोगों ने देखा कि उत्पादन में तो मैं आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन हमारी सॉइल वीक हो गई। मेरी ज़मीन के नीचे का पानी, चूँकि मैंने गेहूं का रकबा जब बढ़ाया तो निश्चित है कि भूगर्भ जल का इस्तेमाल किया गया, तो भूगर्भ जल भी मेरा घटा। और खेती में चूँकि एक अभियान चला था तो लोगों ने फॉरेस्ट एरिया का भी काटा और खेत करने के लिए जंगल काट दिए, बगीचे काट दिए, खेती में फ़ायदा देखने लगे। इधर जब बहुत चिंता हुई कि ये वर्तमान खेती करने का जो तौर तरीका वास्तव में बड़ा ख़राब है, ये मान चुका आज पूरा देश कि एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र हैं वो भी बहुत हानिकारक हैं, पेस्टिसाइड भी बहुत नुकसान कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसके कारण पलायन हो रहा है गांव से, मज़दूरों की समस्या है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो रही हैं। पेस्टिसाइड की वजह से रेजिडुअल पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफ़ेक्ट मानव भोजन में मिल करके और ह्यूमन हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो नीति निर्माताओं का विषय बिल्कुल पवित्र जैसा लगता है कि वो चाहते हैं कि देश में प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो, लेकिन प्रारंभ करेगा कौन? तो फिर एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है। अब सिस्टम के लोग जो उस वाले सिस्टम को फॉलो कर चुके हैं, जिसमें ढेर सारा जो है रसायन बिकता है, पेस्टिसाइड बिकता है, कृषि यंत्र बिकते हैं, बोरिंग का सामान बिकता है, ये सब, वो लोग दिल से मतलब इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते कि किसान प्राकृतिक खेती करे।
कुछ बुद्धिजीवी तबके लोग हैं, मतलब जो आज की तारीख में सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि वो कहते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आपका जो प्रश्न था कि बहुत सारे नीतियों की अपील के बाद बहुत कुछ किसान इस दिशा में आगे 2 कदम बढ़ाते हैं लेकिन बैक लौट जाते हैं। तो लौट क्यों जाते हैं? ये प्राकृतिक खेती अगर अच्छी है तो ये इसका अनुपालन क्यों नहीं हो पा रहा? विषय केवल इतना है। तो मैं बताता हूँ, खेती का दारोमदार, सबसे पहला दारोमदार सॉइल पर निर्भर है। चूँकि हम गेहूँ बोएं, चना बोएं, मटर बोएं, सब्जी बोएं, फल के बगीचे लगाएं, वानिकी वृक्ष लगाएं, तो सॉइल में लगाएंगे। मिट्टी के बारे में इसको जननी कहा गया है, सस श्यामला धरती माता। अनादिकाल से यही संपूर्ण योनियों के जीव जंतुओं को पालती आई, अनादिकाल से। और आगे भी अगर इंसान को इस धरती पर मनुष्यता को जिंदा रखना है तो ये धरती ही जिंदा रख पाएगी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, प्राकृतिक खेती के नाम पर भी मैं धरती का दोहन ही कर रहा हूँ। धरती की फर्टिलिटी को सुधारने का कोई मेरे पास प्रोग्राम नहीं है, ना ये विषय किसान को बताया जाता है। जैसे आज मिट्टी की जांच होती है, पीछे 4 साल 5 साल पहले प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम पर 2 चक्र चल चुके, जिसमें हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच करके उसको हेल्थ कार्ड दिया गया। उसमें लिखा जाता है कि आपकी ज़मीन में पीएच इतना है, ईसी इतना है, और तीसरे नंबर की चीज़ लिखी होती जीवांश कार्बन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। किसी ज़माने में इसको ह्यूमस बोला जाता था। आप पुरानी टेक्स्ट बुक जब उठाएंगे तो जहाँ जीवांश कार्बन है वहाँ ह्यूमस शब्द का प्रयोग होता था। और ह्यूमस का मतलब होता था कि सॉइल में एक पदार्थ है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब जैसे गेहूँ कड़ा है, जब ये गेहूँ की क्रॉप कट जाएगी तो इसका ठूंठ तो बचेगा ना, तो जो बच गया है वो कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ जब इस ज़मीन में पड़ा रहेगा और इस ज़मीन में मैंने बोला कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इस ज़मीन में केंचुआ होगा, दीमक होगी, गुबरैले होंगे, तो इस गेहूं के बचे हुए अवशेष को वो अपना भोजन बनाएंगे और वो मरेंगे। तो ह्यूमस जो शब्द है, ह्यूमस है जिंदा जीवों की एक मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की एक मात्रा और मरे हुए जीवों की मात्रा। 3 चीज़ें हैं ह्यूमस में। कार्बनिक पदार्थ की एक निर्धारित मात्रा, उसके सापेक्ष लिविंग टिश्यू की मात्रा, सूक्ष्म जीवों की मात्रा, और फिर जो टिश्यू मर जाते हैं जीवों के, चूँकि सेल डिवीजन वहाँ वो सेल डेड भी होती वहाँ। तो जीवांश जो शब्द है अपने आप में देखिए, जीवांश जीवों का अंश। क्रॉप का ये वनस्पतियाँ सारी की सारी वनस्पतियाँ मैं कहता हूँ मांसाहारी हैं, बस ये किसी का शिकार नहीं करती। नेचुरली जब कोई जीव मर जाता है तो उसका जीव द्रव फसलें जो है ना, फसलों का भोजन है। तो पहले ह्यूमस था। अब इधर क्या हुआ कि चूँकि ये हरित क्रांति में आगे चल करके 80 के दशक से मैंने पेस्टिसाइड बहुत इस्तेमाल किए, और फिर तो होड़ भी लग गई कि भाई नाना प्रकार की कंपनियों ने नाना प्रकार के मॉलिक्यूल बना करके मार्केट में लॉन्च किए और वो बिकें, हमारा ये पदार्थ खूब बिके। इसके लिए साइंटिस्टों को भी अपने पक्ष में मिलाया कि तुम दीमक को दुश्मन बता दो, तो ऐसा भी हुआ। तो जब हमने सॉइल में ऐसे पदार्थ डाले कि जिससे दीमक मर सकती है, तो जाहिर सी बात है केंचुआ भी मरेगा, और जब दीमक मरी, केंचुआ मरा, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन में पाए जाने वाले लाखों प्रकार के बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव भी मरेंगे। सब मर गए। अब जब हम मर गए तो लोगों ने कहा, मैंने बोला ह्यूमस में 3 चीज़ें हैं, कार्बनिक पदार्थ है और जीवों का अंश है और लिविंग भी हैं। जब ये देखा गया कि तो मर गए, कल को कोई क्लेम ना कर दे कि ये ह्यूमस क्या कहते हो, ह्यूमस तो है ही नहीं ज़मीन में, तो ये सब मतलब वहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया जीवांश कार्बन। यानी कि जीवांश है और कार्बन है, लिविंग नहीं है। मतलब ये तो हमने तय कर दिया ना कि सॉइल टेस्टिंग में जब मैं लिखता हूँ जीवांश कार्बन, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि जीवांश है, जीवों के कुछ अंश होंगे, और कार्बन है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि लिविंग है इसमें, ठीक है ना।
तो लेकिन अब ये जो जीवांश है, हम तो ये कहेंगे जीवांश भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे CN रेशियो जो शब्द है सॉइल में कि साहब अगर 10:1, अगर 1 हेक्टेयर सॉइल की मिट्टी का जो वजन होता है वो 20,000 कुंटल होता है। ऊपर की 6 इंच जो सरफेस सॉइल है तो 1 हेक्टेयर की मिट्टी का वजन अगर हम तौलते हैं लगभग 20,000 कुंटल होता है। सॉइल में आप पुराने किताबों में पढ़ेंगे तो एक आ गया ह्यूमस मिनिमम से मिनिमम 1% होना चाहिए, ये लिखा है। ह्यूमस की मिनिमम क्वांटिटी 1% होनी चाहिए। लेकिन आज जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो देश में एवरेज ह्यूमस की मात्रा या एवरेज जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 है। तो देखिए आप CN रेशियो क्या बयां करता है। अगर 1% ह्यूमस है तो चूँकि 20,000 कुंटल सॉइल है तो 20,000 कुंटल सॉइल में ह्यूमस की मात्रा अगर 1% है तो उसका मतलब हुआ कि 200 कुंटल ह्यूमस है, यानी 200 कुंटल कार्बन है। और उस 200 कुंटल कार्बन में से एक नेचर का सिस्टम है, नेचर का लॉ है, मतलब नेचर का विज्ञान है एक कि 200 कुंटल अगर कार्बन है तो उसमें से 20 कुंटल यानी 10%, 20 कुंटल न्यूट्रिशन फसलों के लिए रिलीज करेगी सॉइल साल भर में। समझिए बात को, मैं बोलता हूँ साल भर में। तो 20 कुंटल जो ह्यूमस साल भर में रिलीज होना है, मतलब न्यूट्रिशन, उसमें 365 का भाग दे दो, यानी उतना पर डे रिलीज करेगी। ठीक है ना। उससे जब 20 कुंटल हम खरीफ बोएंगे, फिर रबी बोएंगे, फिर जायद बोएंगे, लेकिन 20 कुंटल अगर रिलीज हो रहा है तो आप समझ लीजिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास किसी तत्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज चूँकि 0.3% है तो 0.3% का हुआ कि 1 हेक्टेयर में 60 कुंटल है ह्यूमस, और 60 कुंटल का 10% का मतलब हुआ 6 कुंटल। तो 6 कुंटल में अगर मैं 3 सीजन का भाग दे दूँ तो खरीफ की क्रॉप में 2 कुंटल, मतलब पूरे खरीफ सीजन में 2 कुंटल, पूरे रबी सीजन में 2 कुंटल, पूरे जायद सीजन में 2 कुंटल, यानी सॉइल केवल 2 कुंटल न्यूट्रिशन रिलीज कर सकती। जैसे ये खरीफ है आज, और मान लो मैं जिस खेत में बैठा हूँ इस खेत में अगर ह्यूमस 0.3% है तो सॉइल 2 कुंटल ही न्यूट्रिशन रिलीज कर पाएगी, उसकी क्षमता इतनी है। अब इस खेत में मैंने अपेक्षा की है कि 40 कुंटल गेहूं हो जाए, 40 कुंटल भूसा हो जाए, 80 कुंटल मेरी ज़रूरत है। मैं वैरायटी तो बोया हूँ 60 कुंटल वाली कि 60 कुंटल गेहूं हो जाए, 60 कुंटल भूसा हो जाए, लेकिन होगा मेरा 40 कुंटल। तो 40 कुंटल मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन होगा कितना? आप एक साइंस पढ़े हैं कि कोई भी क्रॉप सॉइल से 5% एनर्जी लेती है, देन 95% वो क्लाइमेट से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन के रूप में लेती है। तो अगर मुझे 80 कुंटल शुष्क पदार्थ चाहिए तो 80 कुंटल शुष्क पदार्थ का मतलब हुआ कि 4 कुंटल ये सॉइल से हमारी क्रॉप को 4 कुंटल पोषण मिलना चाहिए, लेकिन सॉइल तो 2 कुंटल दे रही है। तो सॉइल चूँकि 2 कुंटल दे रही है, इसीलिए हमारे इस क्षेत्र में 20, 22, 25 कुंटल गेहूं होता है। और वो भी तब होता है जब हम यूरिया का, DAP का तड़का मारते। अगर यूरिया DAP किसान न डाले तो ये जो जिस ज़मीन में हम लोग बैठे हैं बामुश्किल 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही दे पाएगी, क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं है। अब ये बात किसानों को कोई नहीं बताता कि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस कैसे बढ़ेगा। बस एक चीज़ बताई जा रही है, जीवामृत डाल दो। तो जो आपने कहा कि बहुत सारे किसानों ने ड्रम में जीवामृत, गौमूत्र खोजा, गोबर खोजा, बनाया, 72 घंटे में बन गया, पानी की नाली के साथ बहा दिया, और उनका जो 1 हेक्टेयर में जो 30 कुंटल ईल्ड मिलती थी, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो प्राकृतिक किसान हूँ, यूरिया DAP नहीं डालूँगा, तो उन्होंने यूरिया DAP नहीं डाला और ये वाला जीवामृत 3 बार डाला। इस जीवामृत में जीवाणु भी डेवलप नहीं हो पाए थे। तो क्या हुआ कि वो जो 30 कुंटल हो रहा था वो 17 कुंटल हुआ किसान का।
तो किसान एक बार मजबूर होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके घर वाले उसको चिल्लाते हैं कि तुमने ये नया तरीका अपना लिया है। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं, फिर वो वही जिसने उसको बताया तो कह रहा नहीं नहीं, पहली साल तो उपज घटती है, 1 साल और करो। 1 साल बेचारा और हिम्मत करता है, फिर भी उसकी वो 17-18 कुंटल रहती है, तो फिर वो छोड़ देता है। वो कहता है यार ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। तो मैं जो प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, मैं दोनों चीज़ें कहता हूँ। देखिए 3 विषय हैं, एक सॉइल की फर्टिलिटी है, एक प्लांटिंग मटेरियल की क्वालिटी है। अगर मैं गेहूं का उन्नतशील प्रजाति लाया हूं कि इसका उत्पादन 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, तो पूर्व मुझे इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि लेकिन मेरी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर प्लांटिंग मटेरियल तो अच्छा ले आए लेकिन सॉइल तो अच्छी नहीं है, तो कितना वो अच्छा प्लांटिंग मटेरियल ले आइए। जब मैंने बोला सॉइल की तो सामर्थ्य 2 कुंटल रिलीज करेगी न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर किसानों को ये बताना है कि भाई अगर आप कार्बनिक पदार्थ देंगे, खेत की मेड़ बनाएंगे, जो जीवांश आपका बन चुका होगा वो बरसात के सीज़न में रनाप से लाश ना हो, खेत की मेड़ पर पेड़ हों चारों तरफ, ताकि गर्मी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधों के नीचे ज़िंदा रह सकें, क्योंकि गर्मी में अगर पूरी सॉइल टेम्परेट हो जाएगी तो मर जाएंगे। तो खेत की मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए, उसमें कार्बनिक पदार्थ दीजिए, फिर उसके बाद जंगल की मिट्टी से ला कर के जो है जीवामृत बनाइए। अभी क्या है, जैसे पूरे देश में कहा जाता है गाय के गोबर में इतने जीवाणु होते हैं, लेकिन गाय के शरीर में स्टोमक से जीवाणु आए हैं ना। हमारे शरीर में, हमारे पाचन स्टोमक में भी जीवाणु है, माइक्रोब्स हैं। ये जो स्टोमक में किसी भी एनिमल के पेट में जो माइक्रोब्स हैं वो पाचन क्रिया को बैलेंस करने के लिए हैं, उनका सॉइल में कोई रोल नहीं है। वो तो गाय के गोबर से जैसे ही बाहर आते हैं किल हो जाते हैं। अन्यथा अगर किल ना होते, वो गोबर को खा रहे होते, तो आज वो गोबर सड़ जाता ना। तो गाय का गोबर तो 3-4 महीने वहीं डला रहता, कहाँ डिकम्पोज होता है। क्योंकि गाय के गोबर में पाए जाने वाले जीवाणु सॉइल में, जो मिट्टी में जीवाणु होने चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर गाय के गोबर से जीवाणुओं की कहानी चल रही होती तो जंगल में तो कोई गाय नहीं, तो वहाँ ह्यूमस 2% कैसे, ठीक है ना। तो अब किसान को चूंकि गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में जितना बेचारा सुनता है उतना करता है, और जो करता है फिर वो निराशा होती है और फिर वो लौट जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से यही उद्देश्य है कि अपनी सॉइल को ज़िंदा रखना, इस सॉइल को मत, ये धरती माता है। और फिर बता दूं, माँ जब तक खुश नहीं होती है, जब तक ये माँ आपके ऊपर मेहरबान नहीं होगी, तब तक दुनिया में ऐसा कोई सुरमा भोपाली नहीं है जो खेती में कुछ चमत्कार कर सके। और खेती में अगर कोई चमत्कार कर भी देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस चमत्कार के पीछे यही होता है कि माँ और रोने लगती है। जैसे इस गेहूं में हम अभी अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन में 3 लीटर लिक्विड डिटर्जेंट डाल दें पानी के साथ, तो नो डाउट 3-4 कुंटल मेरी यील्ड बढ़ जाएगी। तो साबुन का काम है, डिटर्जेंट का काम है कि सॉइल पार्टिकल के ऊपर जो ह्यूमस की लेयर है, जो 10% रिलीज होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा रिलीज हो जाएगी बाय फोर्स। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम प्रकृति की किसी भी व्यवस्था पर फोर्स नहीं डालेंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, कुदरत से प्रेम से मांगेंगे। माँ से कहेंगे हे माँ, जितनी तेरी इच्छा उतना दे और मैं तेरे लिए ऐसा करने वाला हूँ। तो जब विदाउट एनी फोर्स कोई काम होता है, तब जो है ना, उसका नाम है प्राकृतिक खेती, जिसमें प्रकृति का वैभव जिंदा रहे। और चूँकि मैंने बोला प्रकृति की व्यवस्था निरंतर बनी रहे, यही उद्देश्य है। नमस्कार। समझ में आया? नहीं, आज आपने ये वाली डिटर्जेंट वाली टाइम तो